नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी खिले में। तो कल होने वाला है आप लोगों का 6 अक्टूबर को मंथली रेल टेस्ट का एग्जाम, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 11वीं का विषय व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज का जितना भी जो आएगा आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उसको लेकर आ गए हैं। ये जनरल स्कूल वालों का है, ठीक है। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो कृपया कर लें, ठीक है। इसमें आप ही लोग का फायदा होगा क्योंकि जो पीडीएफ का लिंक है क्वेश्चन का वो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल चुका है, ठीक है, डाल दिए हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्न को शुरू कर लेते हैं। आप लोग का क्या पूछा जाएगा कल सेक्शन ए में पूछा जाएगा कि पहला प्रश्न दिया गया है, उसमें वाणिज्यिक बैंक के कार्यों में शामिल हैं जमायत स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, लोकर सुविधा देना, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था? उत्तर है, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987। तीसरा प्रश्न, कच्चा माल अथवा तैयार माल सुरक्षित रखा जाता है भंडार गृह में, ठीक है, वेयर हाउस में। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स से अभिप्राय है इंजीनियरिंग कॉमर्स, इकोनॉमिक्स कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करते हैं, उसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, बीमा का मूलभूत उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लाभ कमाना, क्षतिपूर्ति, विनियोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्षतिपूर्ति, ठीक है। अगला प्रश्न, ईमेल के कितने चरण हैं? 2, 4, 6 या 8? दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो इसका हमको लगता है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6, ठीक है। ये दोनों में डाउट है, 4 या फिर 6, ये दोनों में। तो हमको जहाँ तक लगता है यही होगा, ठीक है। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या रहेगा। प्रश्न क्या है, दोहरा बीमा एवं पूर्ण बीमा में कोई दो अंतर बताएं, संचार की परिभाषा बताएं और संचार सेवाएं व्यवसाय में किस प्रकार सहायता करती हैं। अगला है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस क्या है। 10वां है भंडार गृह क्या है और भंडार गृह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का दोहरा बीमा एवं पुनर्बीमा के में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। दोहरे बीमा और पुनर्बीमा के बीच दो मुख्य निम्नलिखित अंतर है। उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य में दोहरा बीमा, इसका उद्देश्य बीमित व्यक्ति को एक ही विषय वस्तु के लिए कई बीमा पॉलिसी के माध्यम से अधिक कवरेज प्रदान करना, जिससे कुल सुरक्षा बढ़ जाती है। और पुनर्बीमा, इसका उद्देश्य बीमा कंपनी को बड़े दावों के जोखिम से बचने के लिए अपनी बीमा देनदारियों का एक हिस्सा दूसरी बीमा कंपनी को हस्तांतरित करना है। इसका केंद्रीय बिंदु, ठीक है, केंद्रीय बिंदु। दोहरा बीमा, यह पॉलिसी धारक की सुरक्षा पर केंद्रित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें किसी घटना की स्थिति में पर्याप्त मुआवजा मिले। और पुनर्बीमा में है, यह बीमा कंपनी के जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित होता है, जिससे उन्हें अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। तो चलिए अगला 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8वां नंबर क्या बोल रहा है, संचार की परिभाषा दें और उसको व्यवसाय में किसकी भूमिका। तो परिभाषा है, संचार कम्युनिकेशन, सूचना, विचारों, भावनाओं या संदेशों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह तक आदान प्रदान करना ही, जिसमें समझ और प्रतिक्रिया शामिल होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन या फिर संचार कहते हैं। अगला क्या बोल रहा है, व्यवसाय में संचार सेवाओं की सहायता। संचार सेवा व्यवसाय में कई प्रकार से सहायता करती हैं, जैसे आंतरिक समन्वय, कर्मचारियों के बीच प्रभावी संचार सुनिश्चित करती है, जिससे टीम वर्क और उत्पादकता बढ़ती है। अगला है ग्राहक संबंध, ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है, जिससे उनकी संतुष्टि और वफादारी बढ़ती है। अगला है बाजार पहुंच,
पहुंच उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने और नए बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। अगला है निर्णय लेना। आवश्यक जानकारी का समय पर आदान प्रदान सुनिश्चित करके बेहतर और तीव्रता निर्णय लेने में सहायता करती है। दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहा है कि एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो बैंकों के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक बैच आधारित प्रणाली है जिसका अर्थ है कि लेनदेनों को एक साथ संसाधित किया जाता है और एक निर्धारित समय पर निपटाया जाता है। और वही आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो व्यक्तिगत रूप से और वास्तविक समय में लेनदेनों को संसाधित करता है, जिसमें बड़ी राशि के लेनदेन के लिए तत्काल और अंतिम निपटान होता है, जिससे उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए यह आदर्श है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा आप लोग को भंडार और भंडारगृह का उद्देश्य लिखने बोलेगा। तो भंडार हम लोग किसको बोलते हैं? भंडारगृह से तात्पर्य वस्तु और व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने की प्रक्रिया से है ताकि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर आसानी से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक भंडारगृह का प्राथमिक उद्देश्य वस्तुओं का सुरक्षित और कुशल भंडारण सुनिश्चित करना है, जिसमें उन्हें क्षति, चोरी या खराब होने से बचाना, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में उनकी उपलब्धता और वितरण को सुविधाजनक बनाना शामिल है। ठीक है, तो अगला देखते हैं दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 नंबर। ठीक है, वाणिज्य बैंकों के कार्य। वाणिज्य बैंकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जमा स्वीकार करना, बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सावधिक जमा यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट और आवृत्ति जमा रिक्योरिंग डिपॉजिट जैसे विभिन्न प्रकार के खातों के माध्यम से जनता धन जमा करते हैं बैंकों में। ठीक है, अगला है इसका मुख्य कार्य ऋण प्रदान करना। व्यक्तियों और व्यवसायों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करना, जैसे व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, व्यवसाय ऋण आदि। एजेंसी कार्य ग्राहकों की ओर से विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, जैसे बिलों का भुगतान, चेक का संग्रहण, शेयरों का क्रय विक्रय आदि। अगला है दोस्तों सामान्य उपयोगिता कार्य। ग्राहकों को लोकर सुविधा, ड्राफ्ट जारी करना, विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान, एटीएम सुविधा आदि जैसी विभिन्न सामान्य उपयोगिता सेवाएं प्रदान करना। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर में, विभागीय भंडार और सुपर बाजार में अंतर। विभागीय भंडार डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपर बाजार के बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। उत्पादों की विविधता। उत्पादों की विविधता विभागीय भंडार में यह विभिन्न विभागों में व्यवस्थित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, सौंदर्य प्रसाधन आदि शामिल हो सकते हैं। और सुपर बाजार में यह प्रमुख रूप से खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, घरेलू आवश्यकताएं और दैनिक उपयोग की वस्तुएं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला है दोस्तों मूल्य निर्धारण और सेवाएं। विभागीय भंडारण में यह अक्सर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसके कारण कीमतें आमतौर पर अधिक होती हैं। सुपर बाजार में यह कम कीमत पर स्व सेवा मॉडल पर आधारित होता है, जहां ग्राहक अपनी खरीदारी स्वयं करते हैं। अंतर का आधार है आकार और संगठन। विभागीय भंडार में यह आमतौर पर बड़े होते हैं और विभिन्न विभागों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक विभाग एक विशिष्ट प्रकार के उत्पाद के लिए समर्पित होते हैं। सुपर बाजार ये भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनका लेआउट आमतौर पर किराने के सामान और दैनिक आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित होता है। तो दोस्तों ये क्लास 11th कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडीज का समाप्त होता है। तो आप लोग इसको रट लेना। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब रटना तो पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।